दोस्तों बॉडी बिल्डिंग का एक बहुत ही जाना माना और हाई कैलिबर शो न्यूयॉर्क प्रो खत्म हो चुका है और इस शो ने हम फैंस के दिमाग में करोड़ों सवाल उठा दिए हैं। और उन सवालों तक जाने से पहले हम यहाँ पे जो भी जीता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेंस फिजिक में तो अली बिलाल ने बाजी मारी है काफी क्रेजी फिजिक के साथ। वही क्लासिक फिजिक में जीत चुके हैं मैट ग्रेगो जो कि एरिक वाइल्डबर्गर से पिछले हफ्ते हार चुके थे और इस शो में उन्हीं के अगेंस्ट मैट जीत चुके हैं। एनीवेज इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे, ये यहाँ पे इस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे तो बहुत कुछ हुआ है मेंस ओपन कैटेगरी में। आई थिंक किसी को भी सरप्राइज नहीं होगा अगर वो शो के रिजल्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर स्कोर कार्ड पे कोई भी इंसान नजर दौड़ाए तो वहाँ पे बहुत ढेर सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। दोस्तों सिर्फ 1 पॉइंट से निक वॉकर यहाँ पे जीते हैं। सेकंड प्लेसर मार्टिन फिट्जवाटर 1 पॉइंट से बच गए ये शो जीतने में। इस शो में 3 जजेस ने मिला के निक वॉकर को 4 स्कोर दिया है और मार्टिन फिट्जवाटर को 5, यानी कि निक वॉकर को 3 में से 2 जजेस ने फर्स्ट पे रखा है और 1 जज ने सेकंड पे। वही मार्टिन को 2 जजेस ने सेकंड पे रखा है और 1 जज ने फर्स्ट पे। मैन जैसे ही प्री जजिंग खत्म हुई थी काफी ज्यादा तारीफें, काफी ज्यादा चीजें हमें सुनने को मिल रही थी कि निक वॉकर ने डोमिनेट कर दिया स्टेज पे, कोई भी निक वॉकर के आसपास नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जजेस मार्टिन फिट्जवाटर को बहुत ही करीब मान रहे थे निक वॉकर के, जहाँ पे कई ऐसी पोजेस थी जिसमें जजेस को ये लगा कि मार्टिन फिट्जवाटर बेहतर है निक वॉकर से। और वहीं अब जो बातें हो रही हैं इस शो से रिलेटेड वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब सब लोग कंसर्न हो चुके हैं निक वॉकर के फ्यूचर को लेके। निक वॉकर जो कि टॉप 3 है मिस्टर ओलंपिया में, वो एक ऐसे एथलीट से बस हार नहीं वाले थे जो कि अभी तक ओलंपिया की स्टेज पे भी नहीं चढ़ा है। अब ये चीज हमें क्या बताती है आज की जजिंग के बारे में कि आज की जजिंग के स्टैंडर्ड्स कितने ज्यादा डिफरेंट हो चुके हैं। कमजोरी थी डेफिनेटली निक की फिजिक में, बहुत कमजोरियां थी। वहीं मार्टिन की फिजिक में भी बहुत से फ्लॉस थे। मार्टिन का मिड सेक्शन भले ही नैरो था लेकिन निक के जितना क्लीन नहीं नजर आ रहा था। मार्टिन कई पाउंड्स लाइटर थे निक से, काफी ज्यादा कम मसल कैरी कर रहे थे स्टेज पे मार्टिन, लेकिन फिर भी इतना टफ चैलेंज दिया उन्होंने निक वॉकर को। अब इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ डेफिनेटली उनकी बैक का है, उनकी सुपीरियर क्वाड्स का है। लेकिन दोस्तों एक तरफ हम फैंस की नजरों में जहां मार्टिन स्लाइटली कुछ एरियाज में सुपीरियर है निक वॉकर से, वही निक वॉकर काफी एरियाज में एक डोमिनेटिंग फोर्स है मार्टिन फिट्जवाटर के अगेंस्ट। तो फिर ऐसा आखिर हुआ ही क्यों? तो फिर जजेस ने इतना क्लोज इन दोनों एथलीट्स को क्यों रखा? इतना नेक टू नेक कंपटीशन क्यों हुआ इन दोनों के बीच में? अब इसके पीछे सीधा यही आंसर है कि दोस्तों हमेशा से बॉडी बिल्डिंग में यही होता है कि जो अभी करंट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बना है, जजेस उसी की टाइप की फिजिक और दूसरे एथलीट्स में भी ढूंढते हैं। जहां डेरिक लैंसफोर्ड से ज्यादा क्लोज उनको डेफिनेटली मार्टिन फिट्जवाटर ही नजर आए होंगे, तभी इतना क्लोज कंपटीशन रखा है इन दोनों के बीच में जजेस ने। ज्यादातर मेरे जैसे फैंस को यही लगा था प्री जजिंग के टाइम कि ये शो तो आसानी से निक वॉकर ले जाने वाले हैं। निक वॉकर अपनी कमाल की फिजिक लाए थे, खास करके पिट्सबर्ग प्रो में जैसी उनकी बबल गट, पिट्सबर्ग प्रो में जैसी उनकी वाटरी फिजिक देखने को मिली थी, उस हिसाब से यहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड एक वर्जन अपना प्रेजेंट किया था। लेकिन एक हफ्ते में काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन प्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे निक वॉकर की फिजिक बहुत ही बेस्ट आई थी या उनकी अभी तक की ये बेस्ट फिजिक थी। आई डोंट थिंक सो। उनकी इस फिजिक को हम लोग कंपेयर करें उनकी आखिरी फिजिक से जो कि आर्नोल्ड क्लासिक में हम लोग को देखने को मिली थी, तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक वाली फिजिक ज्यादा टाइटर है, ज्यादा शार्प है। वहां पे उनका एक बेहतर शेप था, क्लीनर लाइंस थी और यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि इस शो में निक वॉकर के उनके ऑब्लिक्स डेफिनेटली ग्रो हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे निक वॉकर का इशू उनके गट डिस्टिंक्शन का डेफिनेटली नहीं था। गट का कमाल का कंट्रोल लेके पूरे शो में हम लोग को नजर आए थे वो। हाँ एंड में फाइनल्स तक जब काफी ज्यादा पोजिंग होती रही तब थोड़ा बहुत हम लोग को उनका मिड सेक्शन कंट्रोल हल्का सा खोता हुआ नजर आया था। लेकिन दोस्तों मार्टिन का उससे भी कई गुना वर्स कंट्रोल था उनके मिड सेक्शन का, और साथ ही साथ मार्टिन के एब्स भी काफी ज्यादा ब्लरी थे। लेकिन हाँ मार्टिन का शेप बेहतर था, वी टेपर बेहतर थी। लेकिन निक वॉकर का यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्लिक्स ग्रो होने के बाद उनकी फिजिक और ज्यादा बॉक्सी टाइप की लगने लगी है। एक तो उन्होंने अपने लेग्स में यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नहीं किया जितना हम चाहते थे। आर्नोल्ड क्लासिक से उनकी फिजिक को कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि क्लियर सिमिलरिटीज है दोनों में। बस एक छोटे से फर्क की बात है कि आर्नोल्ड क्लासिक में थोड़े और ज्यादा शार्प थे निक वॉकर। बात करें निक वॉकर की बैक की तो वहां डेफिनेटली हम लोग को आर्नोल्ड क्लासिक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। आर्नोल्ड क्लासिक में जहां उनकी बैक इतनी ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं थी, वहीं यहाँ पे उनकी बैक सिमेट्रिकल होने के साथ साथ काफी ज्यादा थिकनेस प्रेजेंट कर रही थी और बैक से काफी अच्छा एक टेपर प्रेजेंट कर रहे थे निक वॉकर। लेकिन आई थिंक उनके ऑब्लिक्स के मसल की वजह से उनका जो शेप थोड़ा सा वर्स हुआ है, उसकी वजह से उनको इस शो में शायद पेनलाइज किया गया हो, जो कि वैलिड है दोस्तों, बिल्कुल वैलिड है। अगर एथलीट की वेस्ट चौड़ी होगी तो उसको डाउनग्रेड किया ही जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत वाली, सबसे ज्यादा टेंशन वाली ये बात है कि निक वॉकर की यहाँ पे वेस्ट ग्रो नहीं हुई है। आई मीन निक वॉकर का यहाँ पे डिस्टेंशन नहीं हुआ है, उनकी आगे से पेट निकला नहीं है, उनका साइड से स्टमक ग्रो हुआ है। आई मीन मसल्स ग्रो हुई है स्टमक की उनकी, जो कि बहुत ही खराब बात है क्योंकि अब इस मसल को वापस से एट्रोफी करना ये बहुत मुश्किल होने वाला है या शायद नामुमकिन भी हो। एक तरीके से वो अपनी इल्यूजन बेहतर कर सकते हैं कि वो अपने लेग्स में काफी ज्यादा मास ऐड करे, लेकिन वो होता हुआ अभी तक हम लोग को नहीं दिखा है और शायद वो हो भी ना। तो अब निक वॉकर का फ्यूचर क्या होगा ये बहुत ही अनसर्टेन है। जितनी कॉन्फिडेंस के साथ वो इस शो में उतरे थे, आई एम 100% श्योर वो घर जाके इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे
होंगे जब उन्होंने स्कोर कार्ड देखे होंगे। आई एम श्योर कि अब बैक ऑफ द माइंड उनके यही चल रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें पेनलाइज ना किया जाए, हम क्या कर सकते हैं जिससे हम एक डोमिनेटिंग फोर्स बन सके वापस से स्टेज पे, जो कि वो पहले थे लेकिन अब वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। काफी जगह उन्होंने डेफिनेटली अपनी ग्रो की है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी चीजें भी ग्रो हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और आखिरी बात अगर मैं ये कहूं कि काफी लोग जो बोल रहे थे कि निक वॉकर ने डोमिनेट किया है, निक वॉकर की बेस्ट फिजिक है, मैंने ऑल अबाउट ओलंपिया की भी वीडियो देखी थी, वो भी काफी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि निक वॉकर की बेस्ट फिजिक है। तो दोस्तों मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करना चाहूंगा कि यहाँ पे निक वॉकर की ये बेस्ट फिजिक नहीं है, लेकिन हाँ काफी लोगों ने उनकी एक हफ्ते पहले की जो फिजिक देखी थी उसके हिसाब से सब अपने एजम्पशन लगा रहे थे किस टाइप की यहाँ पे निक वॉकर स्टेज पे फिजिक लाने वाले, तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत बेहतर फिजिक लाए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन निक वॉकर की इस फिजिक को बेस्ट फिजिक बोलना ये आई थिंक बहुत ही गलत बात है और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं तो यहाँ पे बिल्कुल सोच रहा हूँ कि यहाँ पे निक वॉकर बहुत ज्यादा और बेहतर हम लोग को ओलंपिक स्टेज पे दिखने वाले हैं, लेकिन क्या और बेहतर होने के बावजूद भी और अपनी कंडीशनिंग टाइट करने के बावजूद भी क्या वापस से वो थर्ड प्लेस सिक्योर कर पाएंगे इस साल ओलंपिया में? ये बोल पाना कॉन्फिडेंटली बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। काफी लोग मुझे निक वॉकर का फैन भी बोलते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो शायद आज लोग काफी बोले कि मैं निक वॉकर का हेटर हूँ। खैर ये तो होता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज सच होती है वो मैं बोलता हूँ। और इस टाइम निक वॉकर का फ्यूचर बहुत ही वनरेबल लग रहा है, निक वॉकर खुद बहुत वनरेबल लग रहा है। अब क्या होगा उनके साथ, यही चिंता निक वॉकर के दिमाग में डेफिनेटली इस टाइम होगी और निक वॉकर कहाँ चूके ये देखना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों ऐसा ना करके अगली वीडियो में हम लोग हर एक पोस्ट का ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कहाँ निक वॉकर चूक रहे हैं और कहाँ मार्टिन बाजी मार रहे हैं, या कोई भी और एथलीट उस टॉप 4 के अंदर बेहतर नजर आ रहा था निक वॉकर से या मार्टिन से। ये हम लोग डेफिनेटली अगली यानी कि कल की वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं डेफिनेटली यहाँ पे बात करना चाहता हूँ उस एथलीट की जिसने शो में जाते हुए तो काफी ज्यादा अपनी हाइप बनाई थी, लेकिन बिल्कुल भी उस हाइप पे डिलीवर नहीं किया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ क्विंट बीस्टवुड की, जो कि 2 साल बाद हम लोग को स्टेज पे नजर आए थे, काफी ज्यादा ऑफ सीजन में अपने मार्क्स पुट ऑन किया था, काफी ज्यादा उम्मीदें दिलाई थी हम फैंस को कि वो बहुत ज्यादा बेहतर एक वर्जन अपना प्रेजेंट करने वाला है स्टेज, लेकिन वैसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखा हमने दोस्तों। इतने बड़े फ्रेम पे अभी भी बहुत ज्यादा मसल लैग कर रहे थे वो, और साथ ही साथ उनकी कंडीशनिंग भी वो क्रिस्पीनेस के साथ नहीं थी स्टेज पे, वो शार्पनेस हम लोग को नहीं दिखी थी उनकी फिजिक में। अब अपडेट्स के हिसाब से तो जैसे उनकी फिजिक स्टेज पे नजर आई है वो बहुत ही डिफरेंट है और मोस्ट डेफिनेटली पीकिंग के टाइम कोई ना कोई यहाँ पे मैट जेनसन और क्विंट बीस्टवुड के बीच गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्विंट की वो फिजिक जैसी हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं दिख पाई हम लोग। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे डेफिनेटली क्विंट बीस्टवुड ने अच्छा खासा अपना मसल लॉस किया है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग उनका ऑफ सीजन देख रहे थे, जिस हिसाब से ऑफ सीजन में अपनी कंडीशनिंग कैरी कर रहे थे, अपने बॉडी फैट कैरी कर रहे थे, उस हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली और ज्यादा उनके पास मसल होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं था। यहाँ पे काफी मसल उन्होंने डाइटिंग प्रोसेस के दौरान खो दी अपनी, जो कि ये हम लोग ने टाइम एंड टाइम अगेन देखा है काफी एथलीट्स के साथ होते हुए कि जब भी वो एक न्यूली एडिड मसल अपने फ्रेम पे पैक ऑन करके स्टेज पे उतरते हैं और हार्ड डाइटिंग करके उतरते हैं तो उनकी वो मसल हम लोग को स्टेज पे नहीं नजर आती है, कहीं ना कहीं वो मसल लॉस कर देते हैं। जहाँ पे इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल 1992 का डोरियन येट का वर्जन था, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा डाइटिंग के दौरान अपनी मसल लॉस करके आए और अगले साल हम लोग ने कितना इंप्रूव्ड वर्जन हम लोग ने डोरियन येट्स का देखा था। तो हो सकता हो क्विंट बीस्टवुड एक और गैप लेने के बाद फिर जब आए तो हम लोग को एक सीजन मसल, एक बेहतर मसल, एक ज्यादा मैच्योरिटी वाली मसल और एक ओवरऑल ज्यादा क्वांटिटी में मसल हम लोग को प्रेजेंट करें। नहीं तो तब तक तो अभी के लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ही बने हुए हैं क्विंट बीस्टवुड हमारी नजरों में। इसको बदलने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा क्विंट बीस्टवुड को, और सबसे पहले उसमें से एक स्टेप होगी कि वापस से वो मसल को अपने फ्रेम पे अच्छे खासे टाइम के लिए टिकाए, जरा सा मैरिनेट होने दें उस मसल को अपने फ्रेम पे, फिर आए वो शो खेलने और फिर आए वो पूरी मसल के साथ कॉम्पीट करने। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।